जय हिंद दोस्तों। हम लोग मध्यकालीन भारत में देख रहे थे और मध्यकालीन भारत का हमारा आज का टॉपिक है मराठा राज्य। तो मराठा राज्य के बारे में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। गुरिल्ला युद्ध जो है, युद्ध छिपकर वार करने की युद्ध का कला है। गुरिल्ला युद्ध छिपकर वार करने का युद्ध का कला है। कौन सा? गुरिल्ला। इसका पथ प्रदर्शक शिवाजी को कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक माना जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन काल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चौथ क्या था? चौथ जो है, पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। पड़ोसी राज्य पर शिवाजी जो भूमि से कर लेता था उसे चौथ कहा जाता था। पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर चौथ कहा जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा गया है। मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी था, जबकि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक अगर पूछे तो बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी और मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ था। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान किया था? तो शिवाजी को तोप प्रदान किया था कौन? अंग्रेजों ने। शिवाजी को किसने तोप प्रदान किया था? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किला को हस्तांतरित किया था? वो 1665 में हुआ था, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगल को किला हस्तांतरित किया था। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ। इसी पुरंदर के संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को किला हस्तांतरित किया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, जो मराठा साम्राज्य का राजधानी था। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दिया गया था? मराठा प्रमुख संभाजी का हत्या किया गया था किसके समय? औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय संभाजी का हत्या किया गया था। संभाजी का हत्या औरंगजेब के समय किया गया। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? शिवाजी के साम्राज्य का राजधानी रायगढ़ था। शिवाजी के साम्राज्य का राजधानी था रायगढ़। रायगढ़ में ही शिवाजी का राज्याभिषेक भी हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761। पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। किसके बीच? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? तो अष्टप्रधान जो है 8 मंत्रियों का एक समूह था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक समूह था जो शिवाजी के समय में था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह शिवाजी के दरबार में रहते थे। अगर अष्टदिग्गज पूछे तो अष्टदिग्गज जो है 8 तेलुगु कवि का समूह है जो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अगला है, दासबोध के रचनाकार कौन है? दासबोध के रचनाकार है कौन? रामदास। दासबोध के रचनाकार है रामदास। दासबोध के रचनाकार कौन थे? रामदास। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा था कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था बाजीराव द्वितीय। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय। सरजामी प्रथा किससे संबंधित था? सरजामी प्रथा जो मराठा भू राजस्व व्यवस्था था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित था? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित था? मराठा भू राजस्व व्यवस्था। सरजामी प्रथा क्या था? मराठा साम्राज्य का भू राजस्व व्यवस्था। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को 1659 में कहा था या तो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ के लाना। कौन? बीजापुर के सुल्तान।
बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी जब मुगल के कैद से भागा उस समय शिवाजी कहाँ कैद किया था? आगरा में। शिवाजी मुगलों के कैद से भागते समय कहाँ कैद थे? आगरा में। तो शिवाजी मुगलों के कैद से आगरा से भागे थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? ग्वालियर राज्य की स्थापना किया था जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? जीवाजी राव सिंधिया ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? जीवाजी राव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। पानीपत का तीसरा लड़ाई किसने देखा था? जो इतिहासकार था काशीराज पंडित। काशीराज पंडित पानीपत का तीसरा लड़ाई देखने वाला इतिहासकार था। कौन? काशीराज पंडित। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में हुआ था और पानीपत का तीसरा लड़ाई किसके बीच हुआ? तो वह था अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पानीपत का तीसरा युद्ध देखने वाला इतिहासकार कौन था? वह था काशीराज पंडित। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो उपस्थित हुआ था 1666 में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में। शिवाजी 1666 ईस्वी में औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य को किसने संभाला था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। इसी कारण बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता था। संभाजी के बाद मराठा शासन को संभाला था बालाजी विश्वनाथ। इसी कारण बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों को देखरेख करता था। तो विदेशी मामलों को देखरेख करता था कौन? सुमंत। सुमंत कौन था? विदेश मंत्री। शिवाजी के दरबार में सुमंत विदेश मंत्री था। शिवाजी के दरबार में सुमंत कौन था? सुमंत था विदेश मंत्री। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान क्या था? 8 मंत्रियों का एक परिषद था। 8 मंत्रियों का समूह था जिसे अष्टप्रधान कहा गया। इसी 8 मंत्री में एक सुमंत थे जो विदेश मंत्री थे। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया था? तो शिवाजी ने जून 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण किया था और उसके बाद राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण किया था, उसके बाद अपना राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कौन? कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? कर्नाटक। और पूछिएगा अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था, वो था असीरगढ़ का विजय। असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान और कर्नाटक अभियान किसका? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान। शिवाजी अंतिम अभियान क्या था किसके विरुद्ध? कर्नाटक के विरुद्ध। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू कहा था कौन? औरंगजेब। शिवाजी को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहा और साहसी डाकू भी कहा है। शिवाजी को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू कहा है। शिवाजी को औरंगजेब ने क्या कहा? पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब के मृत्यु हुआ था कब? औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में। औरंगजेब का मृत्यु हो गया उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ। इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुआ था। प्रथम अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध हुआ, उसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। अंग्रेज और मराठा के बीच प्रथम युद्ध को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहा गया है, जो 1775 से 1782 के बीच हुआ। 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुआ, ना तो अंग्रेज का ना ही मराठा का।
और तीसरा अंग्रेज और मराठा के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान सबसे अंतिम संधि था क्या? कानपुर की संधि। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1717-18, इसमें कानपुर का संधि हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ, इसमें कानपुर की संधि हुआ था। और किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ। इस समय शासक था माधवराव नारायण। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ। इस समय शासक था कौन? माधवराव नारायण। इस आंग्ल मराठा युद्ध में किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुआ। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6। याद रखिएगा, टोटल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पहला 75 से 82, दूसरा 1803 से 6 और तीसरा 1817। दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। टोटल कितना? 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। पहला 1775 से 82, दूसरा 1803 से 6 और तीसरा 1817 से 18। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में कानपुर की संधि हुआ। और दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पेशवा था बाजीराव द्वितीय। दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ही था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। और किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा गया। अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, लेकिन अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा गया। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, लेकिन जब पूछेगा अंतिम महान पेशवा कौन था, तो वह था माधवराव। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? गुरिल्ला युद्ध का जनक शिवाजी को माना जाता है। और शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध किसने संचालित किया था? बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था बाजीराव प्रथम ने। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का प्रचलन किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा गया है? मराठा पेशवा कौन? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा गया है। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा गया है? नाना फडणवीस को। मराठा पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा गया। पानीपत के तीसरे युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब? 1761 में। इसमें मराठा सेना का नेतृत्व किया था सदाशिवराव सिंधिया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया था? सदाशिवराव सिंधिया ने। सदाशिवराव सिंधिया ने पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था। किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीप को छीना है? तो पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन के द्वीप को छीना था बाजीराव प्रथम। पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन के द्वीप को छीना था बाजीराव प्रथम ने। पुर्तगालियों से कौन सा? साल्सेट द्वीप और बेसिन द्वीप। कौन छीना? बाजीराव प्रथम। पुर्तगाली से साल्सेट द्वीप और बेसिन द्वीप छीना बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला ताराबाई को माना गया। मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला ताराबाई को माना गया है। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ? कोलाबा में। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था और शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ? कोलाबा। शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ बनाया? कोलाबा में। शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ बनाया था? कोलाबा में। अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य का संस्थापक। तो मराठा राज्य का संस्थापक था शिवाजी। शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले और माता था जीजाबाई। शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले, उसका माता था जीजाबाई। शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे किससे? अपनी माँ जीजाबाई से। और शिवाजी के गुरु थे कौन? रामदास, समर्थ रामदास। रामदास ने दासबोध की भी रचना किया है। शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे। पिता थे शाहजी भोसले और उसकी माता जीजाबाई। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। और शिवाजी के गुरु रामदास, जिसने दासबोध की रचना किया है। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी? एक भीमसेन ने पुस्तक लिखा है क्या? नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन की पुस्तक है। इसमें मराठा और मुगल का संबंध के बारे में
दर्शाया गया। नुस्खा ए दिलकुशा पुस्तक किसका है? भीमसेन का। इसमें मुगल और मराठा के बीच संबंध, तो पूछेगा मुगल और मराठा का संबंध का जानकारी किस पुस्तक में है? नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन है? भीमसेन है। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार किया था? अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने दक्षिण भारत का राज्य था पन्हाला पर अधिकार कर लिया। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने दक्षिण भारत का राज्य पन्हाला पर अधिकार कर लिया। पूछेगा अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? वह था पन्हाला। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? भूमि का सर्वेक्षण किया था कौन? अन्नाजी दत्तो। शिवाजी के आदेश पर भूमि का सर्वेक्षण किया था अन्नाजी दत्तो ने। शिवाजी के आदेश पर भूमि का सर्वेक्षण कौन किया था? अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को काम विस्तार कहा गया। जो अधिकारी चौथ वसूल करते थे उसे क्या कहा गया? काम विस्तार। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी काम विस्तार। काम विस्तार कौन था? चौथ वसूल करने वाला अधिकारी था। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कर कौन सा था? पतदाम। पतदाम जो था ना एक टैक्स था। अगर कोई विधवा दोबारा से विवाह करता था तो उसको पतदाम नाम का टैक्स देना पड़ता था। विधवा दोबारा से विवाह करने पे विधवा का पतदाम टैक्स देना होता था। तो विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कर था कौन? पतदाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था क्या? पागा। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन सा था? पागा। पागा क्या था? घुड़सवार सेना का संगठन। पागा क्या था? घुड़सवार सेना का संगठन। याद रखिए पागा घुड़सवार सेना का संगठन था। मवाली बोलते मावली कौन था? मावली जो है ना पहाड़ी लड़ाकू जाति थे। मावली कौन था? पहाड़ी लड़ाकू जाति। मावली कौन था? पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान सर ए नौबत कहलाता। घुड़सवार सेना का प्रधान कहलाता था सर ए नौबत। घुड़सवार सेना का प्रधान क्या कहलाता था? सर ए नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? भूमि का लेखा जोखा कुलकर्णी रखता था। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी। और चौथ वसूल करने वाले अधिकारी था काम विस्तार। लेकिन अगर पूछे मराठा साम्राज्य में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी। कुलकर्णी जो लेखपाल होता था, कुलकर्णी लेखपाल यही भूमि का देखभाल करता था। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन करता था? सर ए नौबत। जो घुड़सवार सेना का प्रधान था सर ए नौबत, उसी का काम था मराठा प्रशासन में सैनिक की भर्ती करना, सेना का प्रबंध करना और उसके बीच अनुशासन बनाए रखना। मराठा सेना का प्रधान सर ए नौबत होता था। उसी सर ए नौबत का क्या काम था? तो सैनिक का भर्ती करना, सेना का प्रबंध करना और अनुशासन बनाए रखना। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो फौजदारी और दीवानी के मुकदमा पर किस आधार पर न्याय किया जाता था? वह था मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक मनु थे। मनुस्मृति के लेखक है कौन? मनु। फौजदारी और दीवानी मुकदमे में मनुस्मृति पर न्याय किया जाता था। अगला है मध्यकालीन भारत में विविध हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय पुस्तक है, इसका लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक था जैनक। जैनक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। याद रखिए पृथ्वीराज विजय का लेखक जैनक। नागर, दरबीर और बेसर क्या है? तो नागर, दरबीर और बेसर जो है भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैली। भारत में जो मंदिर बनता है वो मंदिर बनाने का ये तीनों शैली है। नागर शैली, दरबीर शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में जो मंदिर बना है किसमें? नागर शैली में। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बना है दरबीर शैली में। और बेसर शैली में मध्यकालीन भारत का मंदिर बेसर शैली में बना है। नागर, दरबीर और बेसर क्या है? तीनों भारतीय मंदिर बनाने का शैली है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। और बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करा है कौन? अवध का नवाब। अवध का नवाब था कौन उस समय? आसफ उद्दौला।
बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है। जो इसका निर्माण कराया है कौन? अवध के नवाब आसफ उद्दौला। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो राजपूत शासक कौन था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जो है, सवाई जय सिंह जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था। उसमें लोग क्या करते थे? खगोल संबंधी अवलोकन कर सकते थे। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा था किसका? राणा प्रताप का। चेतक घोड़ा किसका था? राणा प्रताप। और घोड़ा के बारे में पूछा गया है, चेतक घोड़ा किसका था? राणा प्रताप का था। और एक है बहुकेफला घोड़ा। बहुकेफला किसका है? तो वह सिकंदर का घोड़ा का नाम है बहुकेफला। और गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम कंथक था। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुकेफला था सिकंदर का घोड़ा और कंथक था गौतम बुद्ध का घोड़ा। महाराणा प्रताप का एक हाथी भी है, हाथी का नाम भी मिलता है, उसका नाम था राम प्रसाद। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उसमें 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये कथन सही नहीं है। प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये कथन क्या है? गलत है। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, तो दिल्ली में जंतर मंतर बनाया था? कौन? जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में किया। जंतर मंतर का निर्माण किस लिए किया था? वह खगोलीय वेधशाला था। खगोलीय वेधशाला था का जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में जय सिंह द्वितीय ने करवाया है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ है? दतिया में। गोविंद महल कहाँ है? दतिया। गोविंद महल कहाँ है? दतिया में। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। भास्कर जो है बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। कौन? भास्कर। अलजेब्रा बीजगणित होता है, उसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है भास्कर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो वह है मंदिर कौन सा? अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में हुआ है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ है? सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में हुआ है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था? भारत में पहली बार रेल सेवा का प्रारंभ हुआ था 1853 में। भारत में पहली बार रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1853 में। मुंबई से थाने के बीच पहला रेल चला था। उस रेल को किस कंपनी ने चलाया था? उस कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। भारत में सबसे पहले किस कंपनी ने रेल सेवा शुरू किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। कहाँ? मुंबई से थाने के बीच। अगला क्वेश्चन है स्मारक दिया गया है और उसके निर्माता के बारे में। तो स्मारक कौन सा है? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा पीछे भी बताया है मुगल वंश में। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। अगर है आगरा का मोती मस्जिद। आगरा का मोती मस्जिद बनाया है शाहजहाँ। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनाया है और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया। दो मोती मस्जिद के बारे में पूछता है। एक है आगरा का, तो आगरा का कौन बनाया है? आगरा का बनाया है शाहजहाँ ने। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ ने और दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने।
आगरा में ताजमहल भी बनवाया है कौन? शाहजहाँ। और आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाया है कौन? शाहजहाँ ने। दिल्ली का मोती मस्जिद कौन बनाया? औरंगजेब। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। कब किया था? 1798 में। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाइसरॉय, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। अगर जब भारत का प्रथम वाइसरॉय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वाइसरॉय है लॉर्ड कैनिंग। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज और मैसूर के युद्ध को आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था किस युद्ध में? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसमें? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो फारसी में जफरनामा लिखा है कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। फारसी में जफरनामा किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का लेखक गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा के लेखक थे गुरु गोविंद सिंह। किस भाषा में? फारसी भाषा में। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह, फारसी भाषा में। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी? नानक का जीवनी लिखा था गुरु अंगद देव। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव को ही लाहना भी कहा गया है। गुरु अंगद देव को लाहना कहा गया। और सिख धर्म के संस्थापक कौन? गुरु नानक का जीवनी लिखा था गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ को शुरुआत किया था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वां गुरु यानी सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो सिख संप्रदाय कौन सा? खालसा पंथ का शुरुआत किया था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का शुरुआत किया था गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो 1757 में युद्ध हुआ था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। उस समय बंगाल का शासक था कौन? सिराजुद्दौला। 1757 में पलासी का युद्ध, बंगाल का शासक सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। जीत हुआ था किसके बीच? लॉर्ड क्लाइव। जीत हुआ था लॉर्ड क्लाइव का और सिराजुद्दौला का हार हुआ था। सुगौली की संधि 1816 ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुआ था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर के राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर के राजधानी कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। अगला है हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए थे? वह था झांसी, नागपुर, सतारा। इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य थे। तो हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा गया है। अवध के नवाब को क्या कहा गया है? नवाब वजीर। अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा गया है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? ग्रामीण जाट जो है, ग्रामीण जाट को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। कौन? चूड़ामन। चूड़ामन ने ग्रामीण जाट को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था यानी एकत्रित किया था। और जाटों का अफलातून,
जाटों का अफलातून कहा गया है सूरजमल को। जाटों का अफलातून कहा गया है सूरजमल को। और जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति भी कहा गया है किसको? सूरजमल को। जाटों ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था कौन? चूड़ामन। और जाटों का अफलातून या जाटों का विद्वान व्यक्ति किसे कहा गया है? सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का शासक कौन? नादिर शाह। ईरान का शासक था नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में हुआ था? तो सिंध का विलय हुआ था कब? 1843 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एलन ब्रो। एलन ब्रो के समय सिंध का विलय हुआ था 1843 में अंग्रेजी राज्य में। सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में एलन ब्रो के समय में हुआ था। सिंध का विलय 1843 में किसके समय में? लॉर्ड एलन ब्रो के समय में अंग्रेजी राज्य में हुआ था। और सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है किसे? चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। पूछेगा सिंध का विलय कब हुआ? 1843 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलन ब्रो के समय अंग्रेजी राज में हुआ। और सिंध विजय का, सिंध जीतने का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। सिंध को जीतने का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। ठगी प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों का उन्मूलन किया है, यानी समाप्ति किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों का उन्मूलन किया था। वोडियार कहाँ का राजा था? वोडियार जो है मैसूर का राजा था। मैसूर रियासत के राजा थे वोडियार। वोडियार मैसूर रियासत के राजा थे। वोडियार कहाँ के राजा थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। टीपू सुल्तान ने राजधानी किसको बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 1758 में। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था पलासी के युद्ध में। इसी पलासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 में बनाया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वह था विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति, द्वैत शासन क्या होता था? एक ही क्षेत्र पे दो प्रकार का शासन लगता था। एक ही क्षेत्र को लेके दो प्रकार का शासन लगता था। उस क्षेत्र से राजस्व वसूल करता था कौन? अंग्रेज। और वहाँ प्रशासनिक शक्ति दिया था अवध के नवाब को। कोई भी क्षेत्र था उस क्षेत्र में राजस्व जो होता था वो अंग्रेज वसूल करता था और वहाँ का प्रशासनिक शक्ति अवध के नवाब को दिया गया था। उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में एक क्षेत्र के लिए अगर दो शासन चले उसे द्वैत शासन कहा जाता है। तो द्वैत शासन को समाप्त किया था कौन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। द्वैत शासन को समाप्त किया था कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन का शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन का शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और द्वैत शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन का जनक माना जाता है लियोनेल कार्टिस को। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किया था कौन? मराठों ने। अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। मराठा ने अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किया था। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज का शासक रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें बंगाल का नवाब का हार हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला। 1757 के युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग खुल गया
और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तो संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश का कब्जा होने लगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के अगले लेक्चर में देखेंगे।